हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। तो अब तक हम डिफरेंट केमिस्ट्री लेक्चर्स बना चुके हैं और यूट्यूब पर मैं डाल भी चुका हूँ डिफरेंट प्लेलिस्ट में। आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ हम बनाने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, उसका टॉपिक आपके सामने है, आप देख सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री क्या है, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं और क्या होता है वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसका सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। माई सेल्फ डॉक्टर नितिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज साहा में फ़िलहाल मैं कार्यरत हूँ, सर्विस पर हूँ, ठीक है। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने सिलेबस है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वोकेशनल कोर्स है, ठीक है, केमिस्ट्री का, जिसका कोर्स कोड आपके सामने प्रोवाइडेड है, ठीक है। और इसके अंदर जो सिलेबस हम देखने वाले हैं दैट इज दिस वन। देयर आर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट है। यूनिट 1 जो कि डील करेगी किससे, प्लांट से, कि प्लांट्स एज अ प्रोड्यूसर्स क्या है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। सोइल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम, सोइल फर्टिलिटी क्या है, सोइल प्रोडक्टिविटी क्या है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी हम इस यूनिट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद यूनिट 3 हमारी रहेगी कि कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है, रस्ट के भी और सोइल्स के भी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस टेक्निक्स, राइट। एंड लास्ट में वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोइल की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। पोल्यूटेंट्स के बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रैक्टिकल कोर्स है। तो ये 4 यूनिट हम डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी कि 1 या 2 वीडियोस में इसको कवर अप किया जाए, ठीक है। बस आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे दूँ कि ये आपके पास सब्जेक्ट में है क्या, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, सो कंटेंट्स मैं आपको बता ही चुका था। फर्स्ट यूनिट प्लांट्स एज अ प्रोड्यूसर्स, यूनिट 2 सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड सोइल्स, ये आपका है यूनिट 3। एंड यूनिट 4 डील करेगा आपका नेचर एंड सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स। नाउ व्हाट इज द एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आपको नाम से अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही बेसिक वर्ड है जो काफ़ी बार यूज होता है, राइट। सो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री is the study of chemistry and biochemistry in relation to agriculture field। आपके जो खेती में किसान वगैरह है, ठीक है, खेतों में किसान जो काम करते हैं, तो हम इस चैप्टर में, इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं कि सोइल में आपके पास कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। तो उन केमिकल्स की, उन सब्सटेंसेस की जो स्टडी है उसको हम कह देते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। So it embraces the structure and chemical reactions relevant in the production, protection and use of crops and livestock, ठीक है। तो जो भी कृषि के रिलेटेड है आपके पास केमिकल्स, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इस एग्रीकल्चर को, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के जो फील्ड हैं उनकी स्टडी है और वो स्टडी किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ठीक है। सो प्लांट्स की यदि हम बात करें एज पर द यूनिट्स 1, प्लांट्स क्या है आपके पास, दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम एज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, देखिए आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ्स हैं, आपके पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन एनिमल, ये आपको पता है, राइट। सो प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है। सो होता क्या है प्रकृति में, नेचर में, जो आपके प्लांट्स हैं ये सनलाइट से या सूर्य की ऊष्मा से क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं अपने लिए, ठीक है। और साथ ही में ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन को कौन कैप्चर करता है, एनिमल्स। जो हमारे एनिमल्स हैं
वो फिर ऑक्सीजन को कैप्चर करके CO2 को रिलीव करते हैं और उन CO2 को फिर से कैप्चर करता है प्लांट्स। ठीक है, सो दैट इज़ द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे प्लांट क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, जहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाया जाता है पौधों के द्वारा, राइट। सो प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर फूड्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो जो खाना प्लांट्स ने बनाया उस खाने को क्या किसने कंज्यूम किया, एनिमल्स ने। ठीक है, सो because the plants are producing the food for the rest of the world, so that's why they are called as the producers, right? So sunlight की हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना रहे हैं, so that's why they are called as a producers, right? नेक्स्ट देखते हैं, फोटोसिंथेसिस वर्ड आया है। देखिए फोटोसिंथेसिस आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फोटो डील करता है किससे, जो फोटोन्स है, लाइट है। फोटो डिस्क्राइब्स द वर्ड लाइट। सो लाइट की हेल्प से जो सिंथेसिस हो रही है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यदि आपको मोर टेक्निकल टर्म में कहा जाए, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट। सो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैंने कहा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, और उस ऑक्सीजन को कौन कैप्चर करता है, एनिमल्स, राइट। सो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में थी उसको विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड लाइट कैप्चर किया और किस में कन्वर्ट किया, दिस इज द एनर्जी मॉलिक्यूल ग्लूकोज। प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं फॉर द पर्पस। ठीक है, सो ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, ठीक है, एंड दिस इज द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इन विच द प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, राइट। आई होप आपको समझ आ गया है। नाउ द फोटोसिंथेसिस कुड अकर इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में हो सकती है। एक तो है लाइट डिपेंडेंट, एक है केल्विन साइकिल। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको मोटा सा समझ आ जाना चाहिए। देखिए पहले में क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में दिस रिएक्शंस अकर्स इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन वेयर द ATP एंड NADPH, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं, राइट। सो ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फ़र्क क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और दोनों में ही आपके पास ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। बस फ़र्क क्या है, ये कहाँ हो रहा है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, और ये कहाँ होगा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, आपके पास जो पौधों के पत्ते होते हैं ना, पत्ते, लीव्स, उन लीव्स में होल्स होते हैं, उन होल्स के थ्रू ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज द केल्विन साइकिल, जहाँ पे लाइट सफिशिएंट नहीं है फिर भी आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, तो लिमिटेड लाइट की प्रेजेंस में स्ट्रोमा में भी ये रिएक्शन होती है, जहाँ पे CO2 इज फिक्स्ड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो आपको दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा, ये कहाँ होती है, मेम्ब्रेन में, और ये स्ट्रोमा में, और दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे लाइट लिमिटेड नहीं है, लाइट की फुल अबंडेंस है, यहाँ पे लाइट लिमिटेड है, और दोनों ही तरीके से आपका क्या हो रहा है, ग्लूकोज जनरेट हो रहा है, राइट। सो दैट वाज द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है, आपने ये वर्ड कई बार सुने भी होंगे, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स। ये क्या होता है, थोड़ा आराम से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जहाँ पे भी इन चारों में कॉमन क्या लग रहा है आपको, साइड्स वर्ड है, ठीक है, साइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स। देखिए साइड्स का मतलब क्या है, टू किल, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। पेस्टिसाइड, पेस्ट वर्ड सुना होगा आपने, पेस्ट क्या होते हैं, कीड़े, राइट। तो कीड़ों, पेस्टिसाइड्स का मतलब है वो केमिकल्स जो कीड़ों को मार देते हैं, विच किल द पेस्ट, उनको कहा जाएगा पेस्टिसाइड।
So these all are the chemicals that are used to protect the crops from the pests, weeds and diseases. जो आपके पास खेती है उस खेती को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए हम ये केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो केमिकल्स दैट किल पेस्ट टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड, उनको कहा जाएगा पेस्टिसाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर्बिसाइड्स। हर्ब क्या होते हैं आपके, हर्ब आपके पास है अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनको हम कह देते हैं वीड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कांग्रेसी घास आपने सुनी होगी, राइट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वीड्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, ऐसे पौधों को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उनको कहा जाएगा केमिकल्स। द केमिकल्स दैट आर यूज टू एलिमिनेट द हर्ब्स, ओके। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड्स, इसका मतलब हम किसको मारने लग रहे हैं, इंसेक्ट, ठीक है। सब्सटेंस विच आर यूज टू किल द इंसेक्ट्स। एंड लास्ट फंजीसाइड, आपने फंगस सुना होगा, राइट। सो केमिकल्स दैट प्रिवेंट द फंगल डिसीजेज इन द प्लांट्स, कई बार पौधों में फंगल डिसीज लग जाती है, ठीक है। तो उन फंगल डिसीज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल्स डालते हैं जो कि उस फंगस को मार देते हैं, राइट। सो दीज आर द केमिकल्स दैट आर यूज टू किल द फंगस, ठीक है। तो आपको चारों में डिफरेंस समझ आ गया, ये पेस्ट को मार रहे हैं, ये हर्ब्स को मार रहे हैं, इंसेक्ट्स को और फंगस को, ठीक है। एंड कलेक्टिवली हम इसे पेस्टिसाइड्स में ही कंसिडर कर लेते हैं, बट ये चार डिफरेंसेस हैं, चारों अलग अलग है, राइट। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड, हम पेस्टिसाइड से यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना। वो फायदा क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स। पहला, ये द क्रॉप प्रोडक्टिविटी वुड बी इंक्रीज। अब ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताएं, किसी फसल में यदि कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, कोई बीमारी है, फंगस है, वो फंगस क्या कर रही है, उस फसल को खराब कर रही है। और हम यदि पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो फंगस को मार दिया तो क्या होगा, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा क्रॉप्स होगी, फसल ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकंड क्या है, द रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जो ये पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं इनसे एनवायरमेंटल में पोल्यूशन होता है, ये हमारा नेगेटिव कंसर्न है, ठीक है। जब भी हम इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड देनी होगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव था कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, नेगेटिव क्या है, रिस्क बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज करने से जो कीड़े हैं, पेस्ट हैं, वो भी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को इवोल्व करने लग रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पेस्टिसाइड पेट्स हैं वो पेस्टिसाइड्स का उन पे कोई असर नहीं हो रहा है, राइट। सो दीज आर द फ्यू इफेक्ट्स ऑफ द पेस्टिसाइड। आई होप आपको समझ आ गया है। तो दो टॉपिक किए हमने अभी। पहला टॉपिक था जिसमें जनरली बताया गया था कि प्लांट्स है क्या, फसल क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना कैसे बनाते हैं, दे आर द प्रोड्यूसर्स। फिर हमने देखा कि उस फसल को खराब करने के लिए जो कीड़े लगते हैं उनसे बचाने के लिए हम कौन से केमिकल्स यूज करते हैं, दीज 4, ठीक है। इनका यूज किया जाता है, इनके बेनिफिट्स और डीमेरिट ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है तो आपने नोट किया होगा आज के समय में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कोई फसल जो नॉर्मली विंटर की क्रॉप्स थी, यानी कि सर्दियों में उगती थी, वो आपको गर्मियों में भी मिल जाती है, राइट। ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, दैट इज़ पॉसिबल ड्यू टू स्टोरेज फैसिलिटीज़। हम क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फसल है, उस फसल के प्रोडक्ट को हम सेव करके रखते हैं 6 महीने तक, ताकि वो गर्मियों में भी अवेलेबल हो सके आपको, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि जो फसल का प्रोडक्ट है उसको हमने स्टोर भी करना है और प्रिजर्व भी रखना है। प्रिजर्व मतलब कि उसकी क्वालिटी पे कोई असर ना हो, वो खराब ना हो, ठीक है। तो कैसे क्या करते हैं, देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज स्टोर्ड एंड प्रिजर्व टू मेंटेन इट्स क्वालिटी
एंड प्रिवेंट द स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या होता है? खराबी, ठीक है, फसल में खराब ना हो। फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के तौर पे आपको लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई टमाटर है, ठीक है, टमाटर यदि काफ़ी समय तक आप खुले में रखेंगे तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, लेकिन यदि उसको स्टोर करके किया जाए और प्रिजर्व रखा जाए, कुछ मेथड है, टेक्निक है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, तो उन मेथड से यदि प्रिजर्व रखे तो हो सकता है वो 2 महीने 3 महीने तक भी खराब ना हो, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, राइट। मेथड क्या है स्टोर करने के? देखिए, पहला मेथड है कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे काफ़ी कम तापमान पे उसको प्रिजर्व रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप सबके किचन में फ्रिज है, राइट। फ्रिज क्या करता है? कम तापमान पे वस्तुओं को, जो भी आपके मैटर है, उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन का एग्जाम्पल है आपका फ्रिज, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में, अब जैसे टमाटर का एग्जाम्पल लिया था, सो टोमेटो को आप फ्रिज में रख दीजिए तो वो ज़्यादा समय तक बचा रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। सो पहला मेथड क्या है? तापमान को कम कर दिया, लो टेम्परेचर रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। क्यों? देखिए, जो आपकी ऑक्सीजन है ना, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करती है? दैट इज यूज दैट अंडरगोज द ऑक्सीडेशन, वो प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन कर देती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये लगा लीजिए कि उसका नेचर बदल गया, खराब करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो जो भी फसल है वो जितने समय ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेगी वो खराब होगी। तो उससे बचने का दूसरा मेथड क्या है कि हम उस फसल को, उस प्रोडक्ट को अपना स्टोर करके रखेंगे ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन ना हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दूँ, आप सभी ने चिप्स वगैरह खाए होंगे, तो चिप्स में जो आपका क्या होता है कि पैकेट के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में गैसेस स्टोर्ड होती है, ठीक है। वो इनर्ट गैसेज है आपकी, वो ऑक्सीजन नहीं है। आप उसको खोल के देखेंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज द इनर्ट गैसेज। सो दीज इनर्ट गैसेज हेल्प टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से क्वालिटी और प्रोडक्ट काफ़ी लंबे समय तक चलता है। सो शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या था स्टोरेज का? कोल्ड स्टोरेज। एंड सेकंड वन क्या है? यूज ऑफ इनर्ट गैसेस। थर्ड मेथड इज द ड्राइंग मेथड, जहाँ पे मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है। मॉइस्चर मतलब आपका पानी, ठीक है। कोई चीज़ है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, प्रोड्यूस है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यदि मॉइस्चर की प्रेजेंस में है तो क्या होगा? माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा इन 3 मेथड से कि 3 फैक्टर बहुत रोल प्ले कर रहे हैं क्वालिटी में, ठीक है, ताकि खराब ना हो। पहला किसका है? तापमान, टेम्परेचर। सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड वाटर। यदि ये तीनों चीज़ों को हम कम कर दें या रिमूव कर दें तो हमारे जो शेल्फ लाइफ है प्रोडक्ट की वो काफ़ी बढ़ जाएगी, मतलब कि एक्सपायर नहीं होगा, काफ़ी समय तक नहीं होगा। समझ में आ गया? सो these were the few methods of storage of the agricultural produce. नेक्स्ट क्या है? प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी आती हैं। देखिए, स्टोर करने का मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक यदि प्रिजर्व रखना है तो हमें ये टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। 6-6 महीने, 4-4 महीने तक आपको अपना प्रोडक्ट को बचा के रखना है, तो उनमें हम ये मेथड यूज़ करते हैं, जहाँ पे पहला मेथड है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स आपने वर्ड सुना होगा किचन में, यदि नहीं सुना तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने अचार के बारे में सुना होगा, अचार खाते हैं हम सब्जियों में, ठीक है। तो अचार का काम क्या है कि हम सिरका डाल देते हैं, अचार बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा समय तक रहे, ठीक है। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट है, सोर्बिक एसिड है। इनको क्या करते हैं? इनको हम ऐड कर देते हैं अपने खाने में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी ग्रोथ हो रही है
फंगस की या आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनको किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी समय तक आपका प्रिजर्व रहता है, बचा रहता है खाना। नेक्स्ट मेथड क्या है? इरेडिएशन। देखिए रेडिएशन मतलब कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, रेडिएशंस की। तो हम क्या करते हैं, गामा रेज का जो सोर्स है, गामा रेज को हम किस पे इंसिडेंट करेंगे? अपने खाने पे। ठीक है, खाने को जैसे स्कैनर होता है, लाइक स्कैनर, आपने खाने को पास कर दिया गामा रेज से। लेट्स सपोज दिस वाज द गामा रेज, खाने को यहाँ से पास कर दिया। पास करने पे क्या होगा, जब गामा रेज आपके खाने पे पड़ेंगी तो जितने भी उसमें पैथोजन्स है, पैथोजन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगस है, उनको वो किल कर देगी, राइट। सो गामा रेज वुड किल द ऑल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज ए इरेडिएशन। ठीक है। एंड थर्ड वन, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को स्टोर करना। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका इनर्ट गैसेज वाला मेथड है। सो दीज आर द मेथड्स विच आर यूज टू स्टोर एंड प्रिजर्व द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब तक हमने क्या समझा? पहले प्लांट्स के बारे में देखा, फसल क्या है और ये खाना कैसे बनाता है। फिर हमने ये क्या देखा था? हमने देखा कि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड, ये हम ऐड करते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। फिर उसके बाद हमने देखा कि ठीक है, फसल बन के तैयार है, आपने काट भी ली, लेकिन क्या उसको स्टोर करने का कोई मेथड है? यस, दीज आर द मेथड्स। इन मेथड से हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, प्रिजर्व भी रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कंसेप्ट, दैट इज द फूड प्रोसेसिंग एंड वेस्ट यूटिलाइजेशन। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने अपनी फसल में टमाटर की खेती की थी, टोमेटो लगाया आपने, उन टोमेटो से आपने प्रोसेस करके आपने केचप बना दिया। ठीक है, टोमेटो केचप, राइट। सो हमने क्या किया, वी हैव प्रोसेस द फूड को प्रोसेस करके एक नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। दिस कंसेप्ट इज नोन एज द फूड प्रोसेसिंग। ठीक है। सो एंड वेस्ट यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी वेस्ट है उसको भी यूज़ करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मेथड कौन कौन से है। एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए आपने गन्ने की खेती की। ठीक है, गन्ने को आप ले गए। ठीक है, जो वेस्ट बच गया, गन्ने के पत्ते थे, कवर थे, वो बच गए। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, with the help of several methods we have to convert them into useful resource। इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो आप, बायोगैस बना सकते हो। ठीक है, या फिर खाद में यूज कर सकते हो उसको, जो आपके पास वेस्ट बचा था। ठीक है, तीनों मेथड है, इन तीनों से हम वेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इथेनॉल क्यों ज़रूरी है? आपने न्यूज़ में सुना होगा, बायो इथेनॉल का कंसेप्ट आ रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है किसमें? पेट्रोल और डीजल में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट बचा, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो हमने ले लिया, फूड प्रोसेस कर लिया, लेकिन जो बच गया दैट इज द वेस्ट, उस वेस्ट को भी हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हम उसको मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट को पहले इथेनॉल में किया तो हमने कहा उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस, जब उसको मीथेन में कन्वर्ट किया तो बायोगैस बनाई हमने। ठीक है, एंड थर्ड मेथड क्या है कि उसी एग्रीकल्चर वेस्ट को आप खाद बना सकते हैं। किस लिए? ताकि सोइल की उर्वरक शक्ति है वो ऐसे ही बनी रहे। ठीक है, सो सोइल फर्टिलिटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ कंपोस्ट। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेथड्स फॉर वेस्ट यूटिलाइजेशन। ठीक है, एंड लास्ट में इस यूनिट के आपके पास आता है कंसेप्ट द यूज ऑफ पॉलीमर्स इन एग्रीकल्चर। खेती में हम काफ़ी सारे ऐसे पॉलीमर्स का यूज करते हैं, उसकी वजह क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पे ये 3 आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं, पॉलीमर्स हैं। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स, नाम से ही पता लग रहा है, सुपर मीन्स
मोर, दैट इज हैविंग मोर कैपेसिटी। एब्जॉर्बेंट क्या होता है, जो एब्जॉर्ब करें, ठीक है। सो दिस पॉलीमर इज यूज टू रिटेन द मॉइस्चर इन द सोइल। सोइल में मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स को छिड़क देते हैं। वो पॉलीमर्स जो भी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर है उसको अपने पास रिटेन रखते हैं और उस मॉइस्चर का यूज़ किया जाता है सोइल में मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक मल्च फिल्म लगा सकते हैं हम। मल्च फिल्म्स क्या है आपके पास, मान लीजिए आपका एक खेत था और उस खेत में आपने पानी दिया हुआ है, जैसे कि चावल की खेती करते हैं हम, पैडी के लिए, तो वहाँ पे जो पानी स्टोर है उस पानी को, उस वाटर को इवेपोरेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की मल्च फिल्म लगा देते हैं ऊपर, ताकि इवेपोरेशन कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी कौन यूज़ करे, सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर्स। पॉलीमर कोटिंग्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स है उनका रिलीज धीरे धीरे हो। एग्जाम्पल के लिए आपने नीम कोटेड यूरिया का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। दैट इज़ द बेटर एग्जाम्पल फॉर दिस कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया में क्या हो रहा है कि जो यूरिया है वो धीरे धीरे से आपके पास सोइल में रिलीज होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से उसको यूज़ किया जा सके सोइल के द्वारा, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉलीमर कोटिंग फॉर स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज। सो दिस वर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो ये देखिए बच्चों, अब इसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया है, जहाँ पे प्लांट्स एज अ प्रोड्यूसर्स, फोटोसिंथेसिस क्या है वो बताया मैंने आपको। तो ये सारा किससे डील करता था, ये डील करता था हमारा प्लांट से, कि प्लांट्स है क्या, वो खाना कैसे बनाते हैं। फिर हमने देखा कि उस फसल को बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था कि ठीक है हमने उसको बचा लिया फसल को, पर उसको स्टोर और प्रिजर्व कैसे रखना है ताकि लंबे समय तक उसका यूज़ किया जा सके, ठीक है। सो दैट टॉपिक वाज कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ठीक है, आपने फसल से लेट सपोज पोटैटोज आपने उगाए थे, आलू, और उस आलू से आपने चिप्स बनाए हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द फूड प्रोसेसिंग, कि आपने आलू की हेल्प से कुछ नया कंपाउंड बनाया, नए प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। केमिकल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट, कि कौन कौन से केमिकल बना सकते हैं, तो हमने पहला देखा इथेनॉल, मीथेन और कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, वो हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट। एंड लास्ट में हमने पॉलीमर्स का यूज़ देखा, जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं फसल की, ठीक है। तो ये आपके पास था यूनिट 1। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे हमारे सेकंड यूनिट, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम जल्द मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।